नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सुबोध इनफाइनाइट एजुकेशन में। आज हम पीडियाट्रिक सेकंड की या फिर कंप्लीट पीडियाट्रिक की लास्ट यूनिट के बारे में बात करने वाले हैं। लास्ट यूनिट मतलब कि बीएससी नर्सिंग 6 सेमेस्टर की पीडियाट्रिक सेकंड की थर्ड यूनिट। ठीक है, जो भी आपकी कंप्लीट वन शॉट रहेगी। जैसा आपको बताया था 10 तारीख के पहले आपको डेट दी थी, 10 जनवरी के पहले पहले आपकी कंप्लीट पीडियाट्रिक हो जाएगी। जो बोला वही करके दिखाया है। आज 7 जनवरी है। 7 जनवरी को आपकी कंप्लीट पीडियाट्रिक फर्स्ट एंड सेकंड कंप्लीट होती है विद इन 15 डेज। ठीक है, 15 दिन के अंदर अंदर, 15 दिन भी ज़्यादा बता दिए, लेकिन 15 दिन मान लो आप, 15 दिन के अंदर अंदर आपकी कंप्लीट पीडियाट्रिक फर्स्ट एंड पीडियाट्रिक सेकंड कंप्लीट कर दी है। अब सुनो, आज की यूनिट है मैनेजमेंट ऑफ बिहेवियर एंड सोशल प्रॉब्लम्स इन चिल्ड्रंस। ठीक है, ये भी वही वन शॉट रहेगी क्लास। तो एक बात तो ये बताओ आप कि ये इस यूनिट का मतलब क्या है भाई, ये पढ़ क्यों रहे हम? तो ये इसलिए पढ़ रहे हैं सर हम कि जो चिल्ड्रन है, जो भी बच्चे होते हैं, चिल्ड्रंस होते हैं, उनमें हम उनकी बिहेवियर को, जो चिल्ड्रन है उनके बिहेवियर को, ठीक है, उनकी सोशल प्रॉब्लम्स को और साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स को समझने के लिए, जो भी उनकी मानसिक कोई अगर बीमारी है, रोग है वो, और सोशल प्रॉब्लम है और उनका जो बिहेवियर है, उन सबको समझेंगे, उनका पता लगाएंगे और उनका मैनेजमेंट करेंगे, ताकि वो सोशली मेंटली हेल्दी हो सके। ठीक है, सोशली मेंटली एक तरीके से, पूरी तरीके से वो हेल्दी हो सके, उनका मैनेजमेंट कर सके। इसलिए ये यूनिट हमें पढ़ना है। वैसे तो इसमें से क्वेश्चन आपके बहुत कम आते हैं, चांसेस है कि बहुत कम आएंगे, 20% चांस मान लो आप इसमें से, लेकिन फिर भी पढ़ना तो पड़ेगा ही। ठीक है, इसलिए हम थोड़ा डीप ना पढ़कर थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। ये है आपका पूरा सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस देखेंगे। सिलेबस की बात कर लेते हैं पहले। सिलेबस में फर्स्ट आता है चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक। फिर ये कॉमन बिहेवियर डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जैसे कि ये कॉमन बिहेवियर डिसऑर्डर हो गए, सारे पढ़ेंगे। फिर साइकेट्रिक डिसऑर्डर आ गया, ये भी पढ़ेंगे। फिर ईटिंग डिसऑर्डर आ गया, ये भी पढ़ेंगे। फिर आ गया मैनेजमेंट ऑफ चैलेंज्ड चिल्ड्रन। ठीक है, मेंटली फिजिकली, ये भी पढ़ेंगे। और इसके बाद में एक लास्ट पॉइंट आता है, ये भी पढ़ेंगे। मतलब कि ओवरऑल सारा टॉपिक है इस पूरी जो पीडियाट्रिक का कंप्लीट सिलेबस हमने देखा है, इसमें भी बात करेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं क्या टॉपिक का नाम है, चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक। देखो, जैसा अभी मैंने आपको यूनिट का मतलब बताया कि जो चाइल्ड होता है, चिल्ड्रंस होते हैं, उनमें क्या है कि सोशली मेंटली और जो भी बिहेवियर चेंजेस आते हैं, उनका हमें मैनेजमेंट करना है। तो उनका मैनेजमेंट कैसे करें? उनके मैनेजमेंट को करने के लिए एक सेंटर बनाया गया, उस सेंटर का नाम है चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक इज अ स्पेशलाइज्ड सेंटर फॉर द प्रिवेंशन, अब देखो, फॉर द प्रिवेंशन, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ द बिहेवियरल, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम इन चिल्ड्रन। कि चिल्ड्रन में बिहेवियर, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स होती है, उनको रोकने के लिए, उनके प्रिवेंशन के लिए, उनके डायग्नोसिस के लिए एक सेंटर बनाया गया है, एक स्पेशलाइज सेंटर बनाया गया है। उस सेंटर का नाम होता है चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक। ठीक है, ओके सर। अब इस गाइडेंस क्लिनिक है, चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक है, इसके टीम मेंबर्स कौन कौन से होते हैं सर? तो देखो, इसमें मेंबर्स होते हैं, पीडियाट्रिशियन होते हैं, साइकेट्रिस्ट होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होता है, साइकेट्रिक नर्स एंड सोशल वर्कर्स होता है। पीडियाट्रिशियन है वो क्यों होता है? क्योंकि बच्चा है, बच्चों के इलाज के लिए होता ही है। ठीक है, साइकेट्रिक्स क्योंकि मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है कुछ, साइकेट्रिक के लिए। ठीक है, साइकोलॉजिस्ट हो गया एंड साइकेट्रिक नर्स हो गई, तो ये, और सोशल वर्कर्स हो गए। तो ये इसकी कुछ टीम होते हैं, टीम मेंबर्स होते हैं किसके? चाइल्ड गाइडेंस सेंटर के या चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक के, क्योंकि ये क्या है, एक सेंटर होता है, स्पेशलाइज सेंटर। चलो सर, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हो सकते हैं? ऑब्जेक्टिव्स का मतलब कि बनाया क्यों, वही बात आ गई कि इसका आविष्कार क्यों किया, नॉर्मल भाषा में। अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिहेवियर प्रॉब्लम्स, ताकि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम कोई भी बिहेवियर प्रॉब्लम्स है बच्चों में, तो वो हमें आइडेंटिफिकेशन कर सके। आइडेंटिफिकेशन करेंगे तभी तो हम उसका मैनेजमेंट कर पाएंगे एज सून एज पॉसिबल। सेकेंड है असेसमेंट ऑफ इमोशनल एंड सोशल डिफिकल्टीज, कि बच्चे में क्या क्या इमोशनल्स और क्या क्या सोशल डिफिकल्टीज है। बच्चा है, वो सामने कोई कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है उसकी, बड़ों के सामने कैसे बात करता है, एग्रेसिव है, नॉर्मल है, क्या है, तो उसका असेस करने के लिए। गाइडेंस टू पेरेंट्स एंड टीचर्स को, पेरेंट्स को गाइडेंस करने के लिए कि बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार ना करे। सपोज अगर बच्चा सही तरीके से काम नहीं करा तो उसको मारो मत, पीटो मत, ठीक है, वो कुछ बात होती है। एंड लास्ट वन इज रिहेबिलिटेशन ऑफ अफेक्टेड चिल्ड्रंस, मतलब कि जो भी चिल्ड्रन अफेक्टेड है उसको रिहेबिलिटेशन करना। अब रिहेबिलिटेशन का मतलब कि उसको सही करना, ट्रीट करना। अब ट्रीट कैसे करेंगे, वो तकनीक अलग अलग होती है सभी चिल्ड्रंस में, उनकी डिजीज के अकॉर्डिंग, उनके चेंजेस के अकॉर्डिंग। चलो सर, फर्स्ट आता है कॉमन बिहेवियरल डिसऑर्डर इन चिल्ड्रंस एंड देयर मैनेजमेंट। ओके ओके, ठीक है सर।
तो इसमें फर्स्ट डिजीज आती है एन्यूरेसिस। क्या है? एन्यूरेसिस। एन्यूरेसिस या एन्यूरेसिस है, इसका मतलब क्या होता है कि 5 साल तक की एज में इनवॉलंटरी पासिंग ऑफ यूरिन आफ्टर 5 ईयर ऑफ एज। 5 साल से जो बड़ा होता है, 5 साल के बाद में चिल्ड्रन क्या है, चिल्ड्रन क्या है, इनवॉलंटरी पासिंग आउट, पासिंग यूरिन, यूरिन है वो पास कर रहा है, मतलब कि उसका यूरिन पर कंट्रोल नहीं है। नॉर्मल बात ये है कि 5 साल तक का हो गया है वो, लेकिन अब तक भी उस पर यूरिन का कंट्रोल नहीं है। तो ये इस टर्म को क्या बोलते हैं? एन्यूरेसिस। इन्यूरेसिस अब क्यों देखने को मिलता है, इसका कारण क्या क्या हो सकता है? तो डिलेड ब्लडर कंट्रोल, इमोशनल स्ट्रेस हो सकता है, डीप स्लीप पैटर्न्स हो सकते हैं कि नींद है, नींद आ रही है, उसको सो रहा है, उसको कुछ पता ही नहीं है, ठीक है, ज़्यादा गहरी नींद आ गई, डीप नींद, डीप स्लीप। ये उसका क्या कारण हो सकता है? मैनेजमेंट के लिए हम क्या करेंगे? मैनेजमेंट के लिए अवॉइड पनिशमेंट, कि पहली बात तो उसको पनिशमेंट देना बंद करो कि आज भी तूने बिस्तर गीला कर दिया, ले दे थप्पड़ पे दे थप्पड़, ऐसा नहीं करना, ठीक है, मारना नहीं। ब्लेडर ट्रेनिंग करनी है उसको, क्या करना है? ब्लेडर ट्रेनिंग करनी है। रेस्ट्रिक्ट फ्लूइड्स एट नाइट, रात में फ्लूइड कम दो उसको, बच्चों को। जो भी बच्चा ऐसा कर रहा है उस बच्चे को रात में फ्लूइड की अमाउंट कम कर दो, या फिर रेस्ट्रिक्ट कर दो, दे मत दो, देना नहीं है, ठीक है। ये सब हम कर सकते हैं ब्लेडर ट्रेनिंग के द्वारा। और बहुत सारी ऐसी तकनीक होती है, बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स होती है जिससे हम उसका यूज़ करके ये सब प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं। दूसरा टर्म आती है एंकोप्रेसिस। एंकोप्रेसिस, एंकोप्रेसिस क्या होता है? एंकोप्रेसिस अभी तो हमने क्या किया था, यूरिन का देखा था, अब देखते हैं स्टूल का। इनवॉलंटरी पासेज ऑफ स्टूल इन इनएप्रोप्रिएट प्लेस, कि इनएप्रोप्रिएट प्लेस पर, एप्रोप्रिएट तो पता है आपको कहाँ पे होती है एप्रोप्रिएट प्लेस, लेकिन इनएप्रोप्रिएट पर इनवॉलंटरी पासेज कर रहा है वो, ठीक है, बैठा है, बैठा बैठा कहीं भी कर रहा है वो, ठीक है, बड़ा हो गया फिर भी उसको कोई आता पता नहीं, वही उसकी वही क्या हो गया। अब देखो यहाँ पर हम कैसे कर सकते हैं? बाउल कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, यही कारण आप इसमें भी लिख सकते हो। मैनेजमेंट के लिए क्या करेंगे? एस्टैब्लिश रेगुलर बाउल हैबिट्स, हाई फाइबर डाइट देंगे, एंड साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करेंगे उस बच्चे की, भाई उसको प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है तो उसका मैनेजमेंट करेंगे साइकोलॉजिकल। ओके, आगे चलते हैं नर्वसनेस। अब नर्वसनेस है, नर्वसनेस तो सभी में होती है ऑलमोस्ट, लेकिन थोड़ी थोड़ी तो सभी में होती है, ठीक है। जैसे सपोज आप भी अगर स्टेज पे जाते हो, कभी स्टेज पे जाते हो, या फिर पूरी क्लास से आपकी क्लास के सामने जाते हो, थोड़े बहुत बच्चे हैं जिनको नहीं होती है, या फिर सबके सामने जाते हो, आप सबके सामने जाके कुछ बोलते हो खड़े होकर, तो थोड़ा बहुत नर्वसनेस सबको होता है। तो नर्वसनेस का मतलब आप सबको पता है, नर्वसनेस मीन्स एक्सेसिव फियर, एंजाइटी एंड टेंशन। एक्सेसिव फियर, या तो डर लग रहा है, या फिर एंजाइटी है कि क्या करेंगे वहाँ पे जाकर, या फिर टेंशन हो रही है, तो ये होता है नर्वसनेस। अब इसका मैनेजमेंट कैसे करें? तो मैनेजमेंट के लिए हम इमोशनल सपोर्ट देंगे। क्या करेंगे? इमोशनल सपोर्ट देंगे कि कोई दिक्कत नहीं है, आराम से जाके ये काम करो, आप आराम से जाओ, सामने जाके बोलो कोई दिक्कत नहीं है, सभी जाएंगे और सब अपने जैसे ही है, ठीक है, इमोशनल सपोर्ट दे दिया। काम एंड सिक्योर एनवायरनमेंट, उसको शांत एनवायरनमेंट दो, ठीक है, काम एंड सिक्योर एनवायरनमेंट देना है उसको, काउंसलिंग करनी है। डीप ब्रीथ की बोल सकते हैं हम उसको, ठीक है, ताकि कम हो सके, नर्वसनेस कम हो सके। फिर आता है नेल बिटिंग। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे हैं वो अपने नाखूनों को चबाते रहते हैं मुंह में, ठीक है, दांतों से चबाते रहते हैं वो, तो वो होता है ये हैबिट डिसऑर्डर कॉमनली सीन इन चिल्ड्रन। क्यों होता है ये? एंजाइटी और स्ट्रेस के कारण होता है। कभी कभी तो बड़े लोग हैं वो भी चबाते रहते हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा होगा आपने, उसमें आत्माराम तोकराम मीरे नाम का एक में सेक्रेटरी है, वो भी यही काम करता है, ठीक है, देखा होगा आपने कभी कभी। तो ये हो गई इसकी प्रॉब्लम, नाखून को चबाना। अब ये हो गई तो क्या करें मैनेजमेंट? इग्नोर द हैबिट, हैबिट को इग्नोर करो, कोई दिक्कत नहीं है, ऑटोमेटिक से हो जाएगा। एक तो हम ये कर सकते हैं, ठीक है भाई, थोड़ा बड़ा होगा ठीक हो जाएगा। या फिर पॉजिटिव रेनफोर्समेंट कर सकते हैं अपन। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट मतलब कि, पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट मतलब कि क्या करें हम सर ये करेंगे कि जो बच्चा है उनको रिवार्ड देंगे, प्राइज देंगे, कि उसको बोलेंगे कि अगर ऐसा नहीं किया, जैसे अगर अभी ये काम नहीं किया तुमने, तो मैं तुमको ये चीज़ ये दिलाऊंगी, ठीक है, या ये दिलाऊंगा, चॉकलेट दूंगी, ठीक है, ऐसा हम उसको कुछ प्राइज देकर उसको बना सकते हैं, ताकि धीरे धीरे वो उसकी आदत है वो कम हो सके। एंड रिड्यूस स्ट्रेस, स्ट्रेस से हो रहा है, एंजाइटी से हो रहा है, तो ये हम रिड्यूस कर सकते हैं। थम सकिंग, थम सकिंग, छोटे बच्चे क्या होते हैं, जो अपना अंगूठा होता है उनका खुद का, वो सक करते रहते हैं, चूसते रहते हैं अंगूठा, अंगूठे को अपने मुंह में चूसते रहते हैं, थम सकिंग करते रहते हैं। नॉर्मल नॉर्मल है ये तो, छोटे बच्चे करते हैं। रिफ्लेक्सेस, बिल्कुल कॉमन हैबिट इन इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड, इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड में कॉमनली देखा जाता है ये। इसके मैनेजमेंट के लिए हम क्या करेंगे? यूजुअली नॉर्मल 3 से 4 साल के अंदर अंदर ये ठीक हो सकता है,
जेंटली डिस्करेजमेंट कर सकते हैं उसका, और डाइवर्सनल एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं। डाइवर्सनल एक्टिविटीज़ का मतलब कि उसका ध्यान है जो थंब से हटा दो। कैसे हटाएंगे? जैसे कि टीवी हो गया, मोबाइल हो गया, ठीक है, और कुछ एक्टिविटीज़ प्ले में लगा दो, उसको खेलने में लगा दो, तो वो हम करके ये एक्टिविटीज़ को या इस हैबिट को हम कम कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है टेम्पर टेम्पर टेंट्रम। इसका मतलब क्या होता है? टेम्पर टेंट्रम का मतलब है कि जो छोटा बच्चा होता है वो अचानक ही क्या है कि एक्टिविटीज़ करने लग जाता है। एक्टिविटीज़ का मतलब कौन कौन सी एक्टिविटीज़? जैसे एंगर, क्राइंग एंड स्क्रीमिंग, सडन आउटबर्स्ट ऑफ एंगर, क्राइंग एंड स्क्रीमिंग। ये छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं कि सर अचानक से उनको गुस्सा आ जाता है, चिल्लाने लगते हैं, रोने लग जाते हैं, ठीक है, कुछ भी काम हुआ तो वो रोने लग जाएंगे, चिल्लाने लग जाएंगे, ठीक है, वो होता है टेंट्रम। तो इग्नोर करेंगे कंसिस्टेंट डिसिप्लिन एंड काम पेरेंट्स बिहेवियर। कभी कभी होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो अगर उनसे कुछ करने के लिए मना करेंगे वो काम ज़्यादा करेंगे वो, ठीक है, तो काम रहो वो हुआ तो ऑटोमेटिक उससे हो जाएगा, ठीक है। अगर हमने उसको उसके लिए मना किया तो वो ज़्यादा ज़्यादा करेगा, ठीक है ना। हाँ भाई, स्टेलिंग, इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी बच्चा है बिना परमिशन के, विदाउट परमिशन के, कोई भी चीज़ है, कोई भी थिंग्स है, वो उठा के ले जाए, ठीक है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना कि ये मुझे पसंद आ गया, ये बिना बताए उठा के एक दूसरे का खिलौना लेके भाग जाते हैं, ठीक है। किसी के घर गए हैं तो बिना उससे पूछे उस खिलौने को उठाया, चल दिया छुपा के, बिना कुछ परमिशन के। अटेंशन सीकिंग, ऐसा होता क्यों है? कारण क्या हो सकता है इसका? तो अटेंशन सीकिंग, पेरेंट्स के अटेंशन कम हो उस पर। पुअर मोरल गाइडेंस, उसके जो मोरल गाइडेंस है भाई, उसको जो डिसिप्लिन सिखाया है जो कम सिखाया हो, पुअर हो, उसे बताया नहीं गया हो कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गंदी आदत है, ठीक है, तो ये मोरल गाइडेंस होती है कुछ, या फिर ध्यान ही नहीं उस पर, ठीक है। सपोज अगर उसने एक दिन एक बार उठाया और अब पेरेंट्स ने तुरंत मना कर दिया, ठीक है, तब तो वो नहीं करेगा, और पेरेंट्स ने बोल दिया ठीक है कोई बात नहीं ले ले, तो वो ज़्यादा करेगा। मैनेजमेंट के लिए हम क्या करेंगे? एक्सप्लेन राइट्स एंड रॉन्ग, उसको बताएंगे क्या गलत है क्या सही है, मॉरल एजुकेशन देंगे, ठीक है, और काउंसलिंग करेंगे बच्चे की, ठीक है। एग्रेसिवनेस, एग्रेसिवनेस मतलब कि वही अभी देखा था हमने, वायलेंट और हॉस्टाइल बिहेवियर, बच्चे में वायलेंट बिहेवियर करने लग जाता है, वो एग्रेसिव हो जाता है वो बच्चा, तो कुछ भी आइटम जो भी हाथ आया वो उठा के फेंक देता है, गुस्सा एंगर करने लग जाता है बहुत तेज। अवॉइड फिजिकल पनिशमेंट, तो मैनेजमेंट के लिए हम क्या करेंगे? फिजिकल पनिशमेंट नहीं देंगे, मारेंगे नहीं बच्चे को, प्यार से समझाएंगे, ठीक है, बिहेवियर थेरेपी देंगे, एनकरेज पॉजिटिव एक्टिविटीज़, ठीक है, पॉजिटिव एक्टिविटीज़ करवाएंगे उससे, ठीक है। एग्रेसिव एग्रेसिव हो गया वो बच्चा, तो उसको बोलेंगे उसको थोड़ी देर शांत रखो, फिर ऑटोमेटिक से हो जाएगा, फिर उसके बाद में आप दूसरे काम में लगा दो पॉजिटिव एक्टिविटीज़ के लिए, ठीक है, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा उसका। जुवेनाइल जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी, इसका मतलब क्या होता है? एंटी सोशल और क्रिमिनल बिहेवियर इन एडोलसेंट्स, ठीक है। एडोलसेंट्स होते हैं, एडोलसेंट्स की एज होती है, उसमें क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं एडोलसेंट्स की एज में, जो भी होते हैं बच्चे, वो क्या करते हैं? एंटी सोशल और क्रिमिनल बिहेवियर अडोप्ट कर लेते हैं वो, ठीक है, किसी दूसरे से देखकर, दोस्त से देखकर कर सकते हैं ये, या फिर क्या कारण हो सकता है? ब्रोकन फैमिली हो सकता है। ब्रोकन फैमिली मतलब कि उसकी मदर है वो कहीं अलग रहते रही है, फादर अलग रह रहे हैं, दोनों में झगड़ा हो गया, ठीक है, ये कारण हो सकता है उसका। पीयर प्रेशर मतलब कि दोस्त जानबूझकर करवाए ऐसा कि ये काम कर, जब जाके हम मानेंगे तुझे, बोलते हैं ना ऐसा, तो क्रिमिनल बिहेवियर करने लग जाए, एंटी सोशल काम करने लग जाए एडोलसेंट्स। तो मैनेजमेंट के लिए वही काउंसलिंग करेंगे उसकी, रिहेबिलिटेशन करेंगे, और वोकेशनल ट्रेनिंग देंगे, बताएंगे भाई अभी ये एज तुम्हारी ऐसी है, इसको सुधारो, आगे बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ कमाना है, कमाओ तभी जाके आप आगे कुछ कर पाओगे, ठीक है। फिर आता है स्कूल फोबिया। क्या आता है? स्कूल फोबिया, स्कूल जाने से डर लगना। बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं स्कूल से भागते हैं, स्कूल जाते नहीं है, ठीक है, तो फियर ऑफ गोइंग टू स्कूल। क्यों ऐसा क्यों होता है? सेपरेशन एंजाइटी, कि बच्चा है जो अपने घर से सेपरेट हो जाता है, सेपरेट मतलब कि 2 घंटे के लिए, छोटे बच्चे हैं 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए अपने घर से दूर चले जाते हैं, सेपरेट चले जाते हैं, कहाँ पर? स्कूल पर। तो वो उनको पसंद नहीं है कि हमको दूर क्यों किया, हमको अलग क्यों किया, सेपरेशन क्यों किया, सेपरेट क्यों किया, तो वो एंजाइटी हो सकती है कि अब नहीं जाऊंगा मैं स्कूल। दूसरा हो सकता है फियर ऑफ टीचर एंड पीयर्स, पीयर्स, तो भाई टीचर से डर लगे, कोई टीचर उसको मारता हो उसका डर हो सकता है, ठीक है, और जो भी साथ पढ़ रहे हैं उसके, उसका डर हो सकता है, तो ये कारण हो सकते हैं स्कूल फोबिया के। मैनेजमेंट के लिए हम क्या करेंगे? ग्रेजुअल स्कूल एक्सपोजर, धीरे धीरे हम उसको स्कूल का एनवायरनमेंट है उसमें एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। भाई उसको स्कूल का एनवायरनमेंट सूट नहीं कर रहा तो उसको हम क्या करेंगे? कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करेंगे, या फिर हम भी उसके साथ जाएंगे थोड़े टाइम के लिए, थोड़े बहुत टाइम के लिए गए फिर आ गए, ठीक है, ऐसा करेंगे ताकि वो उस एक एनवायरनमेंट में सूटेबल हो सके, खुद को एडजस्ट कर सके। पेरेंट टीचर कोऑपरेशन,
ठीक है, पेरेंट्स से टीचर से दोनों के बीच में कोऑपरेट होना चाहिए। सपोज कोई पेरेंट्स और टीचर के बीच में कुछ अनबन चल रही है, तो वो टीचर के तो दिमाग में आ गया यार ये उसी का बच्चा है, ठीक है, तो वो बात हो सकती है, तो बीच में कोऑपरेट बनाए रखना और काउंसलिंग करना, ये स्कूल फोबिया को मैनेज कर सकते हैं। फिर आता है लर्निंग डिसेबिलिटी। क्या आता है लर्निंग डिसेबिलिटी? लर्निंग डिसेबिलिटी मतलब कि नाम से पता चला है, लर्निंग मतलब पता है, डिसेबिलिटी मतलब कि ये भी पता है सर डिसेबल है वो। डिफिकल्टी इन रीडिंग, राइटिंग और मैथमेटिक्स डिस्पाइट नॉर्मल इंटेलिजेंस, ठीक है, नॉर्मल जो बच्चे होते हैं उनसे कमी, उनसे बहुत कम डिफिकल्टी होना उनको किसमें, रीडिंग में, लिखने में, पढ़ने में, या फिर कोई भी मैथमेटिक्स का कोई भी हो सकता है उसको, या फिर ओवरऑल पढ़ने में, लिखने में, उसको पढ़ाई में, स्टडी में क्या है, डिफिकल्टी है, ये होता है लर्निंग सीखने में, ये होता है लर्निंग डिसेबिलिटी। अब इसको मैनेजमेंट कैसे करें? अर्ली आइडेंटिफिकेशन, स्पेशल एजुकेशन, इंडिविजुअल टीचिंग प्लान। अब जहां पर भी उसको प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, जिस भी चीज़ में उसको प्रॉब्लम हो रही है, लिखने में, पढ़ने में, जो भी उसको प्रॉब्लम है, जिसमें भी डिफिकल्टी है, उसके लिए हम स्पेशल एजुकेशन दे सकते हैं उसको, ठीक है, उसकी अलग से क्लास लगा सकते हैं। ऐसे भाई बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनकी हम एक्स्ट्रा क्लास लगा के अलग से पढ़ाएं उनको, ठीक है, ये हम इसको मैनेज कर सकते हैं। ये आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आता है साइकेट्रिक्स डिसऑर्डर इन चिल्ड्रन एंड मैनेजमेंट, ठीक है, ये पढ़ते हैं चलो। साइकेट्रिक डिसऑर्डर इन चिल्ड्रन एंड देयर मैनेजमेंट। देखो वैसे तो साइकेट्रिक है आपके अलग सब्जेक्ट है, उसमें पूरा हम डीपली पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। अब आपको क्या है कि साइकेट्रिक आपने पढ़ी नहीं है तो आपको समझ में नहीं आएगी, थोड़ा बहुत समझ में आएगा, फिर भी कोशिश करते हैं थोड़ा समझने की। फर्स्ट प्रॉब्लम आती है चाइल्डहुड सीजोफ्रेनिया। क्या आता है? चाइल्डहुड सीजोफ्रेनिया। अब चाइल्डहुड सीजोफ्रेनिया क्या होता है, पूरा हम डीपली हम किसमें देखेंगे, मेंटल हेल्थ नर्सिंग में देखेंगे, साइकेट्रिक में देखेंगे, लेकिन फिर भी आप थोड़ा बहुत देख लो, क्योंकि अभी क्या है साइकेट्रिक की क्लास हुई नहीं है अपने, अब आपने पढ़ रखा वो अच्छी बात है, लेकिन अपने इस चैनल पर अभी हुई नहीं है, तो वो भी अब ये खत्म, ये एक आज होगी कंप्लीट, थोड़े दिन में साइकेट्रिक में हम स्टार्ट कर देंगे, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों। फिर आपके नर्सिंग मैनेजमेंट बचेगी, वो भी हम करवा देंगे, जल्दी कराएंगे, टेंशन मत लो। अब चाइल्डहुड सिजोफ्रेनिया में क्या होता है कि जो बच्चा है उसमें सोचने समझने की शक्ति है, ठीक है, एबिलिटी है, वो क्या है, कम हो जाती है, कम हो जाती है, क्यों हो जाती है कम, ठीक है, बच्चे की क्या हो जाती है, सोचने की, समझने की, और भावनात्मक इमोशनल वगैरह है उसमें गड़बड़ी हो जाती है, उसमें प्रॉब्लम्स हो जाती है सिजोफ्रेनिया में। तो उसके क्लिनिकल फीचर्स क्या कर सकते हैं? हेलुसिनेशन हो सकता है, डिल्यूशंस हो सकता है, एबनॉर्मल बिहेवियर कर सकता है बच्चा। अब ये हेलुसिनेशन, डिल्यूशंस, ये क्या होता है हम साइकेट्रिक में देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर हम उसको नहीं लेके आएंगे, क्योंकि साइकेट्रिक आपको क्या है अभी तो डिफिकल्टी लग रही है, ठीक है, आपको क्या है कि साइकेट्रिक समझ में नहीं आ रही है, आप क्या है साइकेट्रिक मेंटल हेल्थ नर्सिंग के नाम से डर रहे हो, लेकिन जब हम पढ़ेंगे ना, वो आपको ऐसे पढ़ाएंगे ताकि आपको तुरंत समझ में आ जाए। अब ये जो वर्ड है ना, ये क्यों आपको अलग लग रहा है, क्यों आपको उसमें प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि ये जो टर्म है उनकी, ये केवल आपको उसी में देखने को मिलेगी, ठीक है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग में देखने को मिलेगी, जबकि आप नॉर्मल जो भी है, जैसे कि नॉर्मल अभी हमने पढ़ा, वो आपकी पूरी नर्सिंग में चलता है, जैसे बिहेवियर, ये कोई भी मैनेजमेंट हो गया, ठीक है, मैनेजमेंट के लिए देखो, जैसे एजुकेशन वगैरह हो गया, ये तो मतलब ये ओवरऑल चीज़ें आपकी पूरी नर्सिंग में चलती है, लेकिन साइकेट्रिक में जो टर्म आती है वो केवल इसी में चलती है, ठीक है, उसका और कहीं रोल नहीं होता, इसलिए आपको थोड़ा डिफिकल्टी लग रही है। तो ये क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिल सकते हैं मैनेजमेंट के लिए। एंटी साइकोटिक्स ड्रग देंगे, साइकोथेरेपी देंगे, एंड फैमिली सपोर्ट देंगे, ठीक है, ये हम उसको कर सकते हैं। अब एंटी साइकोटिक्स ड्रग्स क्या हो सकती है? सीपीजेड आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना, साइकेट्रिक में पढ़ेंगे, ठीक है, साइकोथेरेपी हो गई, ये सब हम उसमें देखेंगे, ज़्यादा लोड ना ले, बस एक बार आप इनको दिमाग में रखो होता क्या है। चाइल्डहुड डिप्रेशन, बच्चा क्या है डिप्रेशन में आ जाए, बच्चा क्या है डिप्रेशन में आ जाए, डिप्रेशन में आ जाए, तो कारण क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स हो सकते हैं? परसिस्टेंट सैडनेस, बच्चा अगर कोई डिप्रेशन में है तो परसिस्टेंट, लगातार, नॉर्मली कंसिस्टेंट क्या है, वो सैडनेस है, उदास है, वो उसके सामने आप कुछ भी कर दो उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, कोई भी आप उसके सामने मजाक कर लो थोड़े बहुत, वो हंस लेगा, बाकी वो सैडनेस रहेगा। पुअर स्कूल परफॉर्मेंस हो सकती है, भाई अगर कोई डिप्रेशन में है तो वो बच्चा सही से पढ़ थोड़ी पाएगा, उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है, वो सही से परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगा स्कूल में, उसकी परफॉर्मेंस है वो कम हो जाएगी, पुअर हो जाएगी। मैनेजमेंट के लिए क्या करेंगे? काउंसलिंग करेंगे उसकी भी, उसको प्रॉब्लम क्या है, किस चीज़ से उसको डिप्रेशन हो रहा है, उस डिप्रेशन को हम दूर करने की कोशिश करेंगे, उसको काउंसलिंग करके करेंगे, सपोर्टिव थेरेपी, उसको सपोर्ट देंगे, भाई प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम समझ में आ गई तो उसका निवारण कैसे करें, उसको बाहर कैसे निकालें उस प्रॉब्लम से, ठीक है, मेडिकेशन देंगे, अगर सीवियर कंडीशन है, सीवियर डिप्रेशन है तो मेडिकेशन देंगे। अब साइकेट्रिक की कुछ ऐसी मेडिसिन आती है जो कि बिना प्रिस्क्राइब आप ले नहीं सकते, ठीक है, कि सपोज अभी पीसीएम है, वो तो आप सर दर्द हो रहा है, फीवर है, ले लो एक पीसीएम, ले लो एसिटामिनोफेन, तो ये साइकोटिक्स में नहीं है। अच्छा डिप्रेशन हो रहा है, चलो ये दवाई ले लो, ऐसा नहीं कर सकते अपन। वो क्या है कि
डॉक्टर के अकॉर्डिंग ही लेना है, प्रिस्क्राइब्ड। कन्वर्जन रिएक्शन क्या है? कन्वर्जन रिएक्शन फिजिकल सिम्टम्स विदाउट ऑर्गेनिक कॉज ड्यू टू साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। आई लाइन समझ में नहीं आई? आप सुनो, कन्वर्जन रिएक्शन होता क्या है कि सपोज कोई बच्चा है, वो मेंटल डिसऑर्डर है उसमें, ठीक है, मानसिक रोग है, मेंटल डिसऑर्डर है उसमें, मेंटल डिजीज है उसमें, कोई भी बच्चा है साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में है, तो उसमें कोई फिजिकल इश्यूज नहीं है, उसमें कोई फिजिकल इश्यू नहीं है, केवल मेंटली रूप से कमी है उसकी, मतलब मानसिक रूप से रोगी है वो, मानसिक तनाव है उसको, सपोज साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है वो, उसको कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, ना तो उसकी कोई चोट लगी है ना कुछ हुआ है। लेकिन आपने पढ़ा है कि मेंटल हेल्दी पर्सन, मेंटल हेल्थ पढ़ा है आपने, डेफिनेशन पढ़ी है, या फिजिकल हेल्थ के बारे में पढ़ा है, या हेल्थ पढ़ी है आपने, डायमेंशंस पढ़े थे ना, डायमेंशंस, हेल्थ के डायमेंशंस, उसी की बात कर रहा हूँ मैं। उसमें आपने देखा था कि अगर कोई मेंटली इल पर्सन है तो उसमें फिजिकल भी सिम्टम्स आ सकते हैं, ठीक है, जैसे कॉन्स्टिपेशन हो सकता है मेंटल इल के। तो वही चीज़ है कि अगर कोई मेंटल डिसऑर्डर है किसी को, लेकिन वो फिजिकली सही तरीके से, मतलब कोई चोट वोट नहीं लगी है, लेकिन मेंटली इल के कारण, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस के कारण फिजिकल सिम्टम्स भी देखने को मिले, फिजिकल सिम्टम्स विदाउट ऑर्गेनिक कॉज, कि इस फिजिकल सिम्टम्स का कोई ऑर्गेनिक कॉज नहीं है भाई, उसको ना तो चोट लगी है ना कुछ हुआ है, लेकिन फिर भी उसको भी सिम्टम्स आ रहे हैं, ठीक है, फिर भी उसको वो सिम्टम्स आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? ड्यू टू साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस या फिर मेंटली स्ट्रेस के कारण, मेंटल डिसऑर्डर के कारण वो प्रॉब्लम्स हो रही है, वो सिम्टम्स आ रहे हैं, ये होते हैं कन्वर्जन रिएक्शन। अब मैनेजमेंट कैसे करें? मैनेजमेंट के लिए हम करेंगे साइकोथेरेपी, रिमूव स्ट्रेस फैक्टर्स, जो भी फैक्टर्स है, जो भी स्ट्रेस फैक्टर्स है उसको रिमूव करेंगे, भाई स्ट्रेस हो क्यों रहा है इसको, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो क्यों रहा है, अगर ये कम हो गया तो सिम्टम्स भी कम हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। एक होता है रीएश्योरेंस, रीएश्योरेंस मतलब कि उसको भरोसा दिलाना, उसको बिलीव देना, उसको ट्रस्ट दिलाना कि सब ठीक हो जाएगा, तसल्ली देना, भरोसा दिलाना, ट्रस्ट दिलाना कि सब ठीक हो जाएगा, जो भी चल रहा है सब ठीक हो जाएगा, ये हम उसको मैनेज कर सकते हैं। तो कन्वर्जन रिएक्शन समझ में आ गई कि साइकोलॉजिकल मेंटल मेंटल प्रॉब्लम के कारण उसको फिजिकल सिम्टम्स आ रहे हैं, ठीक है। फिर आता है पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस, पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस, पीटीएसडी, एंजाइटी डिसऑर्डर फॉलोइंग ट्रोमेटिक इवेंट्स। मतलब क्या समझ में आया कि कोई क्या हो गया, कोई ट्रोमेटिक इंजरी हो गई, ट्रोमेटिक इंजरी या ट्रोमेटिक इवेंट्स हो गया, सपोज एक्सीडेंट हो गया, सपोज एक्सीडेंट हो गया, चलते चलते एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी, सपोज कोई मान लो ऊपर से गिर गया, कुछ भी हो गया, तो गिर गया तो उसके दिमाग में फिर एंजाइटी होगी, एंजाइटी होगी, या तो वो उस काम को करेगा ही नहीं, ठीक है ना। अगर वो सपोज साइकिल चलाते चलाते गिर गया बच्चा, क्योंकि बच्चे की बात कर रहे हैं अपन, अगर साइकिल चलाते चलाते बच्चा गिर गया तो वो बाद में साइकिल चलाएगा ही नहीं, अगर उसको चोट लग जाती है तो वो सोचेगा यार साइकिल चलाते अपन गिर जाते हैं, अपन नहीं चलाएंगे साइकिल, ठीक है, ये प्रॉब्लम हो सकती है उसको, एंजाइटी हो गई, स्ट्रेस हो गया, एंजाइटी हो गई, ये काम करेंगे साइकिल चलाएंगे तो ये होगा मेरे साथ, गिरूंगा मैं, तो वो काम करेगा ही नहीं। ओके, तो ट्रोमेटिक स्ट्रेस, पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस, कोई ट्रोमेटिक स्ट्रेस हो गया, साइकिल से गिर गया, लग गई, तो उसको क्या हो गया, स्ट्रेस आ गया, एंजाइटी हो गई। मैनेजमेंट कैसे करेंगे? मैनेजमेंट के लिए वही साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करेंगे, इमोशनल सपोर्ट देंगे और सेफ एनवायरनमेंट करेंगे। सेफ एनवायरनमेंट का मतलब कि चारों तरफ आप उसका ध्यान रखो, गिरने मत दो, ठीक है। फिर नेक्स्ट डिजीज आती है आपके पास ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ऑटिस्टिक ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। अब ये क्या होता है सर? तो ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर क्या होता है कि जो कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, कोई भी सपोज इंडिविजुअल है, बच्चे की बात कर रहे हैं अपन, बच्चों को लेकर चले कि कोई भी चाइल्ड है, कोई भी चिल्ड्रन है, वो उसमें हुआ क्या, अब मैंने बताया था आपको कि कोई भी बच्चा है वो बड़ों के सामने बात नहीं कर पाता, या फिर दोस्तों के सामने या साथ वालों के सामने बात नहीं कर पाता, या सोशली इंटरेक्शन नहीं कर पाता, तो वो बीमारी कौन सी होती है? ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम होता है डिसऑर्डर। तो इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा? पुअर सोशल इंटरेक्शन, सोसाइटी के साथ उसका इंटरेक्शन कम है, बोलेगा नहीं वो, अड़ोस पड़ोस में बात नहीं करेगा बच्चा, कोई भी दोस्त है उससे कम बात करेगा, ठीक है, इंटरेक्शन क्या है उसका कम है। कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज है, बोलने में कम्युनिकेशन स्किल डेवलप नहीं है, डिफिकल्टीज है, रिपीटेटिव बिहेवियर है उसका। अब मैनेजमेंट क्या करेंगे? अर्ली इंटरवेंशन, मतलब कि जल्दी करो, कुछ भी करो, तो बिहेवियर थेरेपी दो, स्पीच थेरेपी एंड पेरेंटल ट्रेनिंग, ये काम करेंगे हम। कि बच्चा बोल नहीं पाता, कुछ कुछ क्या होता है कि अब बचपन में उनको ये सपोर्ट नहीं मिला, बचपन में ये काम नहीं किया उनके साथ, तो वो बड़े हो गए 25-26 साल के हो गए, तो अभी तक वो किसी के सामने इंटरेक्शन नहीं कर पाते, जबकि उसी का साथ वाला, उसी का दोस्त है साथ वाला, वो बहुत अच्छे से बोल सकता है दूसरों के सामने। क्यों? क्योंकि उसके साथ ऐसा मैनेजमेंट किया गया है। ओके, नेक्स्ट आती है ईटिंग डिसऑर्डर इन चिल्ड्रन एंड देयर मैनेजमेंट। ईटिंग डिसऑर्डर यहाँ पर आ चुके सर अब, ठीक है, बिल्कुल अभी कर देंगे। अभी ईटिंग डिसऑर्डर, ईटिंग मतलब को खाने की बातें चल रही है, तो खाने की बातों को लेकर चलते हैं अपन। ईटिंग डिसऑर्डर, क्या क्या ईटिंग डिसऑर्डर हो सकते हैं आपके दिमाग से बताओ?
बिल्कुल सही, मोटापा, ओबेसिटी। ए कंडीशन, अब ओबेसिटी क्या होती है, मोटापा क्या होता है? ए कंडीशन इन विच एक्सेस बॉडी फैट एक्यूमुलेट लीडिंग टू हेल्थ प्रॉब्लम्स। एक्सेसिव बॉडी फैट है वो एक्यूमुलेट हो गया है, मतलब कि भर गया है, एक्यूमुलेट हो गया है, मोटापा हो गया उसको, एक्सेसिव बॉडी है, एक्सेसिव फैट आ गया उसके, जिससे बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है, जो कि हेल्थ प्रॉब्लम्स को लीड करता है। कारण क्या क्या हो सकता है इसका? एक्सेस इंटेक ऑफ जंक फूड, ज़्यादा जंक फूड खाना, ये बाहर के आइटम्स है, पिज्जा बर्गर वगैरह, ठीक है। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़, खा रहा है, कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं कर रहा बच्चा, तो ओबेसिटी हो सकती है। और जेनेटिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं। अब मैनेजमेंट क्या करें इसके लिए? तो सर हम मैनेजमेंट के लिए हम क्या करेंगे, जो भी वो जंक फूड खा रहा है उसको पहले तो कम करो आप। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सोर्स ऑफ डिजीज उसको हटाएंगे, अवॉइड करेंगे। बैलेंस डाइट देंगे, कैलोरीज कंट्रोल डाइट, बैलेंस कैलोरी कंट्रोल डाइट देंगे। रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करेंगे। खाओ कम, खा कम रहा है, खाओ कम हो, फिजिकल एक्टिविटीज करो थोड़ा, और खाओ तो ऐसी चीज़ मत खाओ, जंक फूड वगैरह। काउंसलिंग ऑफ चाइल्ड एंड पेरेंट्स, ठीक है, ये काम करेंगे हम उसका। नेक्स्ट है एनोरेक्सिया नर्वोसा। अब एनोरेक्सिया का मतलब क्या होता है? तो लॉस ऑफ एपिटाइट, ये सुना था, भूख नहीं लगना एनोरेक्सिया का मतलब। तो अब वर्ड है एनोरेक्सिया नर्वोसा, ये क्या होता है सर? एन ईटिंग डिसऑर्डर कैरेक्टराइज बाय फियर ऑफ गेनिंग वेट एंड सेल्फ स्टारवेशन। कि बच्चा है या फिर कोई भी है, ठीक है, लड़कियों में ज़्यादा होता है ये एनोरेक्सिया नर्वोसा, कि कोई भी बच्चा है उसको क्या हुआ, डर लग गया कि मैं ज़्यादा खाऊंगा तो मैं मोटा हो सकता हूँ, मेरा वजन बढ़ सकता है, ठीक है ना। तो क्या करे, सेल्फ स्टारवेशन करना स्टार्ट कर देता है वो, मतलब कि भूखे रहना स्टार्ट कर देता है। तो हो गया ना एनोरेक्सिया, मतलब कि भूख नहीं लगना, मतलब कि भूखा है वो, खा नहीं रहा कुछ। तो कॉज क्या हो सकता है? साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, क्योंकि वो सोच रहा है। बॉडी इमेज डिस्टर्बेंस हो सकता है, कि उसकी बॉडी क्या है, कुछ ऐसी है, ठीक है, ऐसी बॉडी है तो वो कम खाएगा। ओके, बॉडी इमेज डिस्टर्ब हो गई। अब क्या करें, क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं इसमें? एक्सट्रीम वेट लॉस, कि वो खाएगा नहीं, भूखा रहेगा, स्टार्वेशन करेगा, व्रत करेगा, तो क्या होगा, एक्सट्रीम वेट लॉस हो सकता है, ज़्यादा कमी हो गई वेट में। रिफ्यूजल टू ईट, कुछ भी खाने के लिए देंगे तो मना कर देगा, नहीं मैं नहीं खाऊंगा, ये देखने को मिल सकता है। मैनेजमेंट के लिए हम क्या करेंगे, न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग कराएंगे, फैमिली थेरेपी एंड हॉस्पिटलाइजेशन इफ सीवियर। अगर ज़्यादा वेट लॉस हो गया तो फिर हमें हॉस्पिटलाइजेशन भी करना पड़ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बुलिमिया नर्वोसा। बुलिमिया नर्वोसा क्या होता है? बुलिमिया नर्वोसा, तो बुलिमिया नर्वोसा क्या होता है? ईटिंग डिसऑर्डर विथ रिकरेंट बिंज या बिंज ईटिंग फॉलोड बाय वोमिटिंग एंड और क्रूजिंग। ओके, भी समझाएंगे। एपिसोड्स ऑफ ओवर ईटिंग, चलो पहले समझा देते हैं इसमें क्या होता है। अब इसमें क्या होता है कि खाना तो नहीं चाहता था वो, लेकिन आपने क्या किया, जबरदस्ती खिला दिया उसको, ठीक है। अभी हमने जस्ट पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था हमने जस्ट अभी पीछे, एनोरेक्सिया, बिल्कुल बिल्कुल एनोरेक्सिया नर्वोसा पढ़ा था। उसमें क्या है कि उस खाना नहीं था उसको, लेकिन सभी ने जबरदस्ती की उसके साथ कि नहीं खाना पड़ेगा, खाओ खाओ। तो उसने क्या किया, खा तो लिया, खा लिया, लेकिन अब वो उसको बाहर निकाल रहा है, जबरदस्ती बाहर निकाल रहा है, ठीक है, जबरदस्ती बाहर निकाल रहा है, फॉरवर्ड बाई वोमिटिंग, वोमिटिंग के थ्रू भी वो बाहर निकाल सकता है उसको। एपिसोड ऑफ ओवर ईटिंग क्यों हो सकता है ये? एपिसोड्स ऑफ ओवर ईटिंग, सेल्फ इंड्यूस्ड वोमिटिंग, खुद ही वोमिटिंग करवाए वो, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स इंबैलेंस हो सकता है उसमें, तो ये देखने को मिलेगा सिम्टम्स उसमें। ओके, आगे समझ में कि भाई खा तो लिया उसने, वो उसको निकालना है, वो जबरदस्ती खुद ही निकाल रहा है, सेल्फ इंड्यूस्ड वोमिटिंग करा रहा है वो, और क्या करे, ठीक है, खुद ही करा रहा है वोमिटिंग वो। मैनेजमेंट क्या करेंगे हम, साइकोथेरेपी देंगे, डाइट काउंसलिंग एंड बिहेवियरल थेरेपी, ये हमारा काम होता है। ओके, नेक्स्ट आती है मैनेजमेंट ऑफ चिल्ड्रन, मैनेजमेंट ऑफ चैलेंज चिल्ड्रन, ये हो चुका है भाई, यहाँ पे आ चुके अपन, बता के चलते हैं आपको ताकि आपको पता रहे, ठीक है। मैनेजमेंट, अब इसमें आपको भी फिजिकल मेंटल सोशल वाला पढ़ना है। ईटिंग तो हो चुका आपके, यहाँ पर चल रहे अपन मेंटली चैलेंज चिल्ड्रन, मेंटली दिमाग, मेंटल माइंड, तो चिल्ड्रन विद बिलो एवरेज इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, चिल्ड्रन विद बिलो एवरेज इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, ये जो नॉर्मल बच्चा है वो उसकी इंटेलेक्चुअल क्या है, कम है, क्या है, नॉर्मल बच्चे की जो होनी चाहिए, नॉर्मल बच्चे का जो दिमाग होना चाहिए उससे कम है उसकी, बिलो। ओके, तो मैनेजमेंट क्या करेंगे, अर्ली आइडेंटिफिकेशन, स्पेशल एजुकेशन देंगे उस बच्चे को, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग कराएंगे, और पेरेंटल गाइडेंस, पेरेंट्स की गाइडेंस होना जरूरी है, ठीक है। सपोज हम तो काम करते हैं और पेरेंट्स करें नहीं तो फिर, क्योंकि ज़्यादातर तो पेरेंट्स के साथ रह रहा है बच्चा। फिर आता है फिजिकली चैलेंज्ड चिल्ड्रन। अब बच्चे क्या है, फिजिकली, मेंटल देख लिया हमने, फिजिकली है उसमें कोई प्रॉब्लम, तो चिल्ड्रन विद फिजिकल डिसेबिलिटी अफेक्टिंग मोबिलिटी और फंक्शनिंग, कि बच्चा सही तरीके से चल नहीं पा रहा, फिजिकल एक्टिविटीज़ वगैरह क्या है, कम है उसकी, फिजिकल एक्टिविटीज़ क्या होगी, अफेक्टिंग होगी,
चल नहीं पा रहा, मोबिलिटी क्या हो गई, इफेक्ट हो गई, और नॉर्मल जो फंक्शन है वो सही तरीके से नहीं कर पा रहा। मैनेजमेंट क्या होगा, मैनेजमेंट के लिए भी वही फिजियोथेरेपी कराएंगे, ठीक है, फिजियोथेरेपी भी कराना जरूरी होता है, क्योंकि मसाज वगैरह हो जाती है तो वो उसके जो हाथ पैर है वो सही तरीके से काम करने लग जाता है। यूज ऑफ असिस्टिव डिवाइस, ठीक है, असिस्टिव डिवाइस, सपोज चलने में दिक्कत हो रही है तो क्रचेस, नाम सुना होगा आपने, क्रचेस, ठीक है ना, क्रचेस लेकर चल सकते हैं। रिहेबिलिटेशन सर्विस और इंक्लूसिव एजुकेशन, ओके, ये हम काम कर सकते हैं। सोशली चैलेंज्ड चिल्ड्रन, अब सोशली चैलेंज चिल्ड्रन, मेंटल देख लिया, फिजिकल देख लिया, सोशल। सोशल में क्या है कि चिल्ड्रन डिप्राइव्ड ऑफ सोशल सपोर्ट ड्यू टू पुअर्टी, नेग्लेक्ट एंड डिस्क्रिमिनेशन, कि बच्चा है वो सोसाइटी में या दूसरों के सामने जाने से डर रहा है। डर रहा है, क्यों डर रहा है, वो जा नहीं पा रहा, क्यों नहीं जा पा रहा, पुअर्टी, कि यार मैं तो गरीब हूँ, ये बहुत अमीर बच्चे हैं, इसके साथ में कैसे खेलूँ, ठीक है। नेग्लेक्ट है कि मैं जाता तो हूँ खेलने, लेकिन मुझे खिलाते नहीं है, वो नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो मैनेजमेंट क्या करें उसका, मैनेजमेंट के लिए सोशल वेलफेयर सपोर्ट। अब सोशली है तो भाई उस बच्चे की कोई गलती नहीं है, क्योंकि जब सामने वाला नहीं कर रहा तो हम सोसाइटी को सुधारेंगे। तो सोशल वेलफेयर सपोर्ट, कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम चलेंगे, काउंसलिंग एंड एजुकेशन तो होंगे, ठीक है। चाइल्ड एब्यूज, फिर आता है चाइल्ड एब्यूज। अब ये तो आपने पिछली क्लास में पढ़ाई है, चाइल्ड एब्यूज कम्युनिटी में पढ़ा था ना, ठीक है, ये तो पता ही होगा आपको। इंटेंशनल हार्म और नेग्लेक्ट ऑफ ए चाइल्ड बाई केयर गिवर्स, ठीक है, बताया था मैंने आपको, पूरा अच्छे से पढ़ाया चाइल्ड एब्यूज तो हमने, चाइल्ड एब्यूज और वुमेन एब्यूज दोनों आया था आपका कम्युनिटी में। तो इंटेंशनल हार्म और नेग्लेक्ट ऑफ ए चाइल्ड बाई केयर गिवर, केयर गिवर के थ्रू, केयर गिवर कोई भी हो सकता है, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है, कोई भी उसकी जो भी ध्यान रख रहा है, साथ वाला हो गया, उनके द्वारा उसको हार्म देना, नेग्लेक्ट करना, चाइल्ड एब्यूज के अंदर आता है। अब चाइल्ड एब्यूज के टाइप हो गए, क्या हो गए, ये चाइल्ड एब्यूज के टाइप हो गए। फर्स्ट वन इज फिजिकल एब्यूज, मारपीट करना बच्चों के साथ, इमोशनल एब्यूज हो गया, सेक्सुअल एब्यूज हो गया, नेग्लेक्ट करना, नेग्लेक्ट एब्यूज हो गया। अब इसको मैनेज कैसे करेंगे, तो मैनेज के लिए इमीडिएट प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड, बच्चे को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी तुरंत क्या करो, प्रोटेक्ट करो। रिपोर्टिंग टू लीगल अथॉरिटीज, उसकी रिपोर्ट कर दो, ठीक है, जो भी कर रहा है ऐसा। साइकोलॉजिकल काउंसलिंग कराओ, ये काम होता है मैनेजमेंट के लिए। फिर नेक्स्ट आता है सब्सटेंसेस या सब्सटेंस एब्यूज इन चिल्ड्रन, बच्चे एल्कोहल, दारू, शराब, टोबैको, ड्रग्स वगैरह का सेवन करने लग जाए, यूज़ करने लग जाए, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ कम बुलाने को, ठीक है, वैसा काम करने लग जाए। अब वो बच्चा है, उसको क्या होगा, भी होगा कुछ, फिर भी यूज ऑफ एल्कोहल, टोबैको और ड्रग्स बाई चिल्ड्रंस और अडल्सेंट्स, ठीक है, अडल्सेंट्स और चिल्ड्रंस के थ्रू ये काम करने लग जाए, एल्कोहल, टोबैकोस एंड ड्रग्स का, तो वो किस में आता है, सब्सटेंस एब्यूज इन चिल्ड्रन में आता है। अब ये क्या हो सकता है, पीयर ग्रुप्स के प्रेशर के, पीयर के प्रेशर के कारण हो सकता है, साथ वाले दबाव डाले उस पर कि यार एक बार करने से कुछ नहीं होता, ठीक है, उसको मोटिवेट करे साथ वाले, ये काम करो, मैं भी कर रहा हूँ तुम भी करो, प्रेशर करे उस पर। फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकती है कुछ, ठीक है, वही पीता हूँ कम बुलाने के लिए। मैनेजमेंट क्या करेंगे, मैनेजमेंट के लिए डी एडिक्शन प्रोग्राम चलाएंगे, ठीक है, चल रहे हैं उसमें, काउंसलिंग करवाएंगे और फैमिली इन्वॉल्वमेंट, ये हमारा काम होता है। लास्ट वन इज वेलफेयर सर्विसेज फॉर चैलेंज चिल्ड्रन इन इंडिया, कौन कौन सी सर्विसेज है जो कि ऐसे अभी हमने जो चैलेंज पढ़ा है उनके लिए काम कर रही है इंडिया के अंदर। तो फर्स्ट तो आती है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, पढ़ा है हमने, कौन से 5 ईयर प्लान में आया था, आई थिंक 5th 5 ईयर प्लान के अंदर आया था ये, 1975, अगर मैं सही हूँ तो कमेंट में 1975 यस करो, ठीक है, और नहीं हूँ तो आप करेक्ट करके बताओ। और कौन सा प्रोग्राम था, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, सर्व शिक्षा अभियान, सभी को शिक्षा दी जाए, स्पेशल स्कूल फॉर जो भी डिफिकल्टीज है स्कूल्स की हमने पढ़ा अभी, गवर्नमेंट एंड एनजीओस रिहेबिलिटेशन सेंटर्स, ये कुछ सर्विसेज चलाई गई है इंडिया के अंदर, जो भी चैलेंज्ड चिल्ड्रन है, अभी हमने पढ़ा चिल्ड्रंस में कौन कौन से चैलेंज हो सकते हैं, उनको ट्रीट करने के लिए ये वेलफेयर सर्विसेज चलाई गई है, ठीक है, ये हो गया, और हमने ये भी पढ़ लिया, ठीक है, ये भी कर लिया। तो कंप्लीट सिलेबस देख लिया हमने, लेक्चर कैसा लगा कमेंट जरूर करें, नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाते हैं, ये भी मिलेगा, टेलीग्राम की लिंक अगर कोई नया हो तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और थोड़ी देर में आपके अगली सब्जेक्ट है वो स्टार्ट कर देंगे। आपको जो डेट दी थी उस डेट से पहले आपको कंप्लीट सिलेबस करवा दिया गया है, तो आप पढ़ते रहे, मस्त रहे, मिलते हैं लेक्चर में नए वीडियो के साथ, राधे राधे, कमेंट जरूर करके जाना पर, ठीक है।